मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहा हूं। और मैं जो बातें करूंगा वो मूलतः बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बातें करूंगा, जिसमें अर्थशास्त्र तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आप इसमें अर्थशास्त्र का जो अप्लाइड फॉर्म होता है उसे ज़्यादातर देखेंगे। राजकोषीय नीति, हालांकि राजकोषीय नीति के बारे में जो दूसरे बहुत से तथ्य होते हैं, अलग अलग टॉपिक में वो आपको पढ़ने को मिले होंगे। जैसे कि जब आपने बजट का लेक्चर सुना होगा या आगे चल करके आप जब सुनेंगे तो देखेंगे कि बाकायदे उसमें अलग से राजकोषीय घाटे के बारे में बताया गया है। यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या है, तो वहाँ राजकोषीय नीति के बारे में कुछ न कुछ बातें आपको सुनने को मिलेंगी। फिर जो सरकार दूसरे कदम उठाती है डिमांड जनरेट करने के लिए, बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी आपको राजकोषीय नीति की झलक देखने को मिलेगी। तो फिर सवाल उठता है कि इस अलग से लेक्चर की ज़रूरत क्या थी। दोस्तों, इस अलग से जो लेक्चर का हम लोगों ने विधान किया है बहुत सोच समझ कर किया है। चूंकि जो राजकोषीय नीति होती है किसी भी देश की, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है पूरी की पूरी इकोनॉमी में। इसीलिए ये लगा हम लोगों को कि नहीं, एक ऐसा लेक्चर तैयार किया जाना चाहिए जो मूलतः राजकोषीय नीति पर ही हो, बजाय इसके कि बिखरे बिखरे रूप में इसके बारे में चर्चा की जाए। और अगर ऐसा लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो हम लोगों का यह विश्वास है कि डेफिनेटली जो इकोनॉमी की समझ होती है, इकोनॉमी और सरकार के जो अंतर संबंध होते हैं, वे आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि जब आप अखबारों में पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, तो देखिए, जहां अर्थव्यवस्था है वहां सरकार है ही। सरकार के बिना अर्थव्यवस्था नहीं है, है ना। हमारी इतनी फ्री इकोनॉमी नहीं है कि ठीक है सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है, या सरकार को भी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरकार तो अपना लॉ एंड ऑर्डर देखता रहे, बस बाकी बाजार पर छोड़ दे। कम से कम भारत में अभी स्थिति ऐसी नहीं आई है, बल्कि सच पूछे तो अमेरिका जैसे देश जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री, वहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है। बिना सरकार के आप अर्थव्यवस्था की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, लगातार अखबारों में हमेशा आपको सरकारी नीतियां और अर्थव्यवस्था, उनके संबंध, सरकार ने ये नीति बनाई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समीक्षा के तहत कि नहीं नहीं सरकार को ये न करके ये करना चाहिए, इस तरह के जब वाक्य पढ़ने को मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी समझ में आनी चाहिए कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं उसकी व्याख्या कैसे की जाए, उसे कैसे समझा जाए। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही फिर अलग से यह लेक्चर फ्रेंड्स तैयार किया गया है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें आप अर्थशास्त्र को बहुत ज़्यादा मत ढूंढिएगा, अर्थशास्त्र तो होगा ही, लेकिन जो मेरे बताने का अंदाज है वो बहुत ही अप्लाइड फॉर्म का है, उसके बहुत ही व्यावहारिक पक्ष की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो दूसरे तथ्य आएंगे, सच पूछे तो उनके बारे में बहुत विस्तार से अलग अलग लेक्चर्स में बात की जा चुकी है, इसलिए उन्हें दोहराने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल भी मैं नहीं समझता। तो आइए फ्रेंड्स, अब सिस्टमैटिक तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिंदी में हम कहते हैं इसे राजकोषीय नीति, राइट। राज का कोष, तो यहाँ राज का मतलब है राज्य, राज्य का मतलब हो गया सरकार, ठीक है। सरकार का कोष यानी कि खजाना। पुराने समय में भी राजाओं के खजाने होते थे, अब हम उसे कह रहे हैं सरकार का खजाना, राज्य का खजाना। इसका मतलब हुआ कि जो सरकार का खजाना है उस खजाने से संबंधित नीति। अब आप इसे थोड़ा सा जब एलोबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से समझ में बात आपके आ जाएगी कि जो सरकार का खजाना, चाहे वो आपका ही खजाना क्यों ना, चलिए आपकी ही तिजोरी या एक सेठ जी की तिजोरी या आपका बैंक अकाउंट, जो भी आप कह लीजिए, हर व्यक्ति का अपना एक खजाना होता है, ठीक है। तो जो आपका अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, या आपके घर में कोई तिजोरी होगी या सेठ जी का बक्सा होगा, उसे हम यहाँ ट्रेजरी मान लेते हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि केवल दो ही चीजें हो रही है मोटे तौर पर। एक तो उसमें पैसा आ रहा है, खजाने में पैसा आ रहा है, और दूसरा है कि खजाने से पैसा जा रहा है। देखिए, ऐसा एक तरफा नहीं होता कि खजाने में पैसा आता ही आता रहे और जाए ना, है ना। अगर आप कमा करके लाते हैं और ला करके उसे अपने कहीं रख देते हैं घर में,
तो उसे ज़रूरत पड़ने पर निकालते भी हैं, और कमाते इसीलिए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे खर्च कर सकें, और वैसे भी हमारे जीवन की दूसरी बहुत सी ज़रूरतें रोज़मर्रा की होती ही हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो खजाना होता है, खजाने में दो पाइप होते हैं। एक पाइप ऊपर की तरफ से डला हुआ होता है खजाने के अंदर, जो उसमें धन डालता रहता है, और एक पाइप नीचे की तरफ लगा रहता है, जिसे आप टोटी कह लीजिए। उससे खजाने में जो रखा हुआ धन है वो धीरे धीरे निकलता रहता है। तो मोटे तौर पर जो राजकोषीय जो नीति होगी, यानी कि जो खजाने से संबंधित नीति होगी, देखिए बहुत स्पष्ट है कि वे दो तरह की नीतियां होंगी। बहुत साफ है, दो तरह की नीतियां होंगी। पहली नीति वह होगी जो ये इंश्योर करेगी कि सरकार के खजाने में पैसा आएगा कहां कहां से। ये पैसा आने वाला सिस्टम हो गया। अब आप सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सरकार को पैसा कहां कहां से मिलता है, तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो सरकार की आमदनी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो टैक्सेस है। टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, राइट। कारपोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आप टैक्स वाले लेक्चर में अच्छे से जान चुके हैं, या चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो सरकार को एक बहुत बड़ा जो धन मिलता है वो टैक्सेस से मिलता है। ठीक है, यहाँ हम भ्रमित होने के लिए और दूसरे सोर्सेज पर नहीं जा रहे हैं ना। सरकार और दूसरे सोर्सेज से भी आय करती है, वो भी आप जान चुके हैं ना। उसके पब्लिक सेक्टर के यूनिट हैं, वहाँ से उसको कमाई होती है। दुनिया भर के दूसरे सोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए कर रहे हैं। और फिर अब उसका जो दूसरा पार्ट है, जो नीचे वाली टोटी है, जिससे उसके खजाने से पैसा निकल रहा है, उसे अर्थशास्त्र की भाषा में आप कहेंगे एक्सपेंडिचर, यानी कि ये व्यय हो रहा है। सरकार कमा रही है और कमाने के बाद खर्च भी कर रही है। तो अब ये जो सरकार खर्च करती है, ये कहां कहां खर्च करती है, कैसे कैसे खर्च करती है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर के बारे में भी आप जानते हैं कि सरकार के पास इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, इतने लोग नौकरी कर रहे हैं, उसकी इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, बिजली पर इतना खर्च हो रहा है। ये है करेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो लगातार सरकार का खर्च होता चला जा रहा है। यहां सरकार खर्च करती है। सरकार आप देखिए डिफेंस पर कितना खर्च करती है। बजट वगैरह के तहत आप देख चुके हैं कि सरकार का कितना बड़ा हिस्सा केवल डिफेंस पे खर्च हो जाता है। हेल्थ सेक्टर में सरकार खर्च करती है, एजुकेशन में सरकार खर्च करती है। तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर है, सरकार वहां भी खर्च करती है, राइट। तो नीचे टोटी से यहां पैसा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, खर्च करने के और भी दूसरी नलियां हैं। वहां एक ही नली नहीं है मोटी, या कह लीजिए मोटी एक नली है तो फिर उसमें से और दूसरी नलियां निकलने लगती हैं। इसके बाद देखिए कि एक शब्द आता है इकोनॉमिक्स में, और मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। वो है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये शब्द है ट्रांसफर पेमेंट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरण भुगतान, है ना। ट्रांसफर को यहां कर दिया गया अंतरण, पेमेंट भुगतान, अंतरण भुगतान। ये भी सरकार का खर्च है, लेकिन ये किस तरीके का खर्च है, बल्कि इसे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में अलग से रखना भी चाहिए। देखिए, सरकार, खासकर अगर हम भारत सरकार की बात करें, तो हमारा वेलफेयर स्टेट है ना। समाजवादी समाज की कल्पना हमने की है अपने उद्देशिका में। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को समाज कल्याण, या यूं कह लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स पर खर्च करना पड़ता है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स भारत सरकार चलाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब देखिए कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, या उनकी इनकम इतनी है, इतने से कम इनकम वालों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, गरीब लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, इसी तरह से बेरोजगारी भत्ता वगैरह। मान लीजिए कि इस तरह की सरकार योजनाएं बनाती हैं। तो देखिए, इस तरह का जो खर्च है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और साथ ही मैं यहाँ एक बात और रिपीट करना चाहूँगा, जीडीपी में आप इसे देख चुके हैं। तो ये एक्सपेंडिचर का अगला पॉइंट था, ट्रांसफर पेमेंट। दोस्तों, एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खर्च का जो पॉइंट होगा, वह है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। सरकार आप देखिए कि
खासकर भारत को जो अभी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सरकार आधारभूत संरचना वगैरह के निर्माण के लिए ढेर सारा धन खर्च करती रहती है। तो इस पर जो किया जाने वाला खर्च है वह भी बाकायदे एक्सपेंडिचर ही है। ये बात अलग है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो खर्च कर रही है वो ऐसा नहीं कि उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसको आप यूँ कह लीजिए कि उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के से बढ़ेगी। तो इससे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया, देखिए अब आइए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ एक स्ट्रक्चर में। वो ये है कि हमने अभी कहा कि जो राजकोषीय नीति है वो राजा या राज्य के खजाने से संबंधित नीतियां हैं, ठीक है। और अब जो नीतियां हैं तो नीतियों को हमने दो भागों में बांटा। पहला यह है कि इस खजाने में पैसा आएगा कहां से, यानी कि आय संबंधी नीतियां कि सरकार कहां से कमाई करेगी, जिसको हमने टैक्सेस के तहत देखा। और इसके बाद है व्यय संबंधी नीतियां, यानी कि सरकार इन्हें कहां स्पेंड करेगी। तो उसके तहत हमने देखा कि चालू सरकारी व्यय होता है, अंतरण भुगतान होता है, पूंजीगत व्यय होता है। अब आप देखिए कि इनसे संबंधित सरकार जब कोई भी नीति घोषित करती है, कोई भी नीति बनाती है, तो सीधी सी बात है कि हम उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं दोस्तों, और वो प्रश्न ये है कि सरकार क्या कोई ऐसा माध्यम अपनाती है जिसके जरिए वह अपनी राजकोषीय नीति की घोषणा करती है, या वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन सा अनाउंसमेंट है, कौन सा दस्तावेज है जिसको हम सरकार की राजकोषीय नीति के बतौर ले सकते हैं कि भैया ये सरकार की राजकोषीय नीति है। क्या आप सोचेंगे इस पर? और सोचेंगे तो बिल्कुल आपको उत्तर मिल जाएगा, बस दिमाग पर थोड़ा सा दबाव डालना पड़ेगा। सोच करके देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि सरकार जो बजट पेश करती है वो कहीं ना कहीं राजकोषीय नीति ही है। देखिए सीधी सीधे उसमें पॉलिसी की बात नहीं कही जाती कि हमारी ये नीतियां हैं, उसका अप्लाइड फॉर्म होता है। इन चीज़ों पर ये इतना टैक्स बढ़ाया जाएगा, इन चीज़ों पर इतना टैक्स कम किया जाएगा, इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इस तरीके से प्रभावित किया जाएगा, इसके बाद ये कि इस सेक्टर में इतना खर्च किया जाएगा। बाकायदे देखिए कि सेक्टर वाइज सरकार अपने व्यय को बता देती है, रक्षा पर इतना खर्च होगा, समाज कल्याण पर इतना खर्च होगा, फलाने पर इतना खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम इतना खर्च करेंगे, इतना हम सब्सिडी के लिए पैसा देंगे। बाकायदे सरकार अपना डॉक्यूमेंट दे देती है, एक विजन पेश कर देती है, साल भर का अग्रिम एक तरीके से कह लीजिए मैप प्रोवाइड कर देती है, रोड मैप। वो अनुमान लगाती है कि साल भर में जो हमारा वित्तीय वर्ष है, इन नीतियों के जरिए हम इतना धन इकट्ठा करेंगे और इन नीतियों के जरिए हम इतना धन व्यय करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप सही मायने में जो बजट है उसे सरकार के राजकोषीय नीति का एक व्यावहारिक दस्तावेज नहीं कह सकते? फ्रेंड्स, वो है। सच पूछिए तो जो बजट है उसी के माध्यम से सरकार अपनी राजकोषीय नीति को अभिव्यक्त करती है। और ऐसा नहीं है, बीच बीच में सरकार को जब जरूरत पड़ती है, जब वो महसूस करती है, तो आप देखिए कि बीच बीच में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि टैक्स बढ़ाए जाएंगे, टैक्स घटाए जाएंगे, है ना। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो अक्सर आपको ये सब पढ़ने को मिल जाता है ना। लेकिन जो मेजर जो पोर्शन होता है वो बजट में घोषित कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स कि यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि इनफैक्ट राजकोषीय नीति होती क्या है। अब आइए इसके मैं एक दूसरे पार्ट पर आपको लेकर के चलता हूं कि दोस्तों, ये जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति, इस राजकोषीय नीति को आप सीधे सीधे सरकार की कमाई और सरकार के खर्च से जोड़कर न देखें। वो तो है ही, डेफिनेटली वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार की जो फिजिकल पॉलिसी होती है इसका इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और यहां तक आप कह सकते हैं कि सरकार जब अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाती है या डिक्लेयर करती है तो बाकायदे उसके दिमाग में यह बात मौजूद रहती है कि इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। ये नहीं कि सरकार नहीं चाह रही है और पढ़ रहा है, नहीं, उसके दिमाग में ये बात होती है कि जो उसकी नीतियां आ रही हैं सामने
जो घोषित कर रही है, टैक्स बढ़ा रही है, टैक्स कम कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर रही है, उसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। देखिए, कोई भी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था की गति को कम तो नहीं करना चाहेगी। या तो वो अपने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना चाहेगी, और अगर उसको लगता है कि नहीं, अर्थव्यवस्था ठीक ठाक गति से चल रही है, तो उसको स्टेबल रखना चाहेगी कि ठीक है, इतना ये बना रहे। तो जानबूझकर, ये अनजाने में नहीं होता है। सरकार, आप यूं कह लीजिए कि फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज किया गया है, स्टिमुलेट करती है। यानी कि जो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है, उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। यहां दोस्तों मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था। आपकी सुविधा के लिए, या यूं कह लीजिए कि आपकी समझ के लिए, यही मैं एक शब्द और इस्तेमाल करना चाहूंगा, वह है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस पर बहुत विस्तार के साथ आपको बताया भी जा चुका है। अब आप थोड़ा सा इस पर विचार करें तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलेंगे। और अर्थव्यवस्था में मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्र के ऐसे सिद्धांतों को आपको लागू भी करके देखना चाहिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। शुरू में देखिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपको मजा आएगा। देखिए, मैंने कहा अर्थव्यवस्था, सरकार की राजकोषीय नीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसे ही मैं अब कह रहा हूं कि जीडीपी पर पड़ता है। जीडीपी क्या है? आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जीडीपी एक तरह से पूरा का पूरा हमारा जो देश है, देश के हमारे जो नागरिक हैं, उनके द्वारा किया गया उत्पादन है, मोटे तौर पर। यहां मैं आपको सतर्क करूंगा थोड़ा सा कि जो जीडीपी है और जो सरकार की आय है, वो दोनों अलग अलग है। इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा जाते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी पूरे देश की आमदनी है, कह लीजिए, है ना। जीडीपी बेसिकली जो राष्ट्रीय आय, जो हमारी नेशनल इनकम है, उसकी गणना करने के उसके जो 4 तरीके हैं, उसी में से एक तरीका है जीडीपी, और सबसे प्रोमिनेंट तरीका है, मतलब सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है जीडीपी। तो जीडीपी तो हमारे पूरे देश के लोगों की आय है, उनको जोड़ दिया गया है, तो जीडीपी आ गया है। लेकिन जब हम सरकार की आय कहते हैं, तो सरकार की आय ये राजकोषीय नीति के तहत है। लोगों की आय सरकार की आय नहीं है। इन लोगों ने अपनी आय में से जो सरकार को दिया है, या यूं कह लीजिए कि सरकार ने अपनी राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करते हुए लोगों से जो ले लिया है, वो सरकारी आय है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी लिखने में ये गड़बड़ी हो जाती है। जीडीपी की जगह सरकार की आय लिख देते हैं, राष्ट्रीय आय ठीक है, सरकार की आय लिख देते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। अब आप देखिए कि अगर हम जीडीपी से राजकोषीय नीति को जोड़कर देखें, अभी मैंने जो बात कही, आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा इसको समझना। और दोस्तों, इसके माध्यम से मैं थोड़ा सा इस लिबर्टी भी ले रहा हूं ये बताने की कि आपको अर्थशास्त्र को पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। जैसे सरकार ने मान लीजिए कि टैक्स बढ़ा दिया, वस्तुओं के टैक्स कीमतें बढ़ जाएंगी। टैक्स बढ़ाए तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप बताइए मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो जब वस्तु की मांग कम हो गई, तो उस वस्तु का उत्पादन कम हो जाए, क्योंकि डिमांड कम हो गई। तो जब उत्पादन कम हो गया, तो अब आप देखिए कि क्या स्थिति बनी। सीधे सीधे हम क्या बात करें, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कम हो गया, तो जीडीपी पर उसका प्रभाव पड़ गया। और सरकार बिल्कुल इसके उल्टा कर दे, टैक्सेस कम कर दे, तो अब आप देखिए जब टैक्सेस कम हो गए हैं, तो वस्तु की कीमत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई, एक चीज थी जो 100 रुपए की पहले बिकती थी, और उस 100 रुपए में 20 रुपए टैक्स का था, तो बिक रही थी चीजें। लेकिन सरकार ने उस पर टैक्स 20 रुपए से घटा के 10 रुपए कर दिया, तो अब वो चीज 90 रुपए में बिकने लगी मार्केट में, तो ज्यादा बिकने लगेगी। जब ज्यादा बिकने लगेगी, तो उसका ज्यादा उत्पादन होने लगेगा। ज्यादा उत्पादन होने लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो अब जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी बढ़ गया ना यहां। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि सरकार जो टैक्स बढ़ाने और घटाने का काम कर रही है, वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत कर रही है, लेकिन इसका सीधा इंपैक्ट जीडीपी पर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो सरकार के इन्वेस्टमेंट हो।
अब आप देखिए कि सरकार अगर मान लीजिए कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, एक्सपेंडिचर जब बढ़ाएगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, जब मार्केट में पैसा आ जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ मैं केवल ये बात आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से जब हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो इनफैक्ट उसके केंद्र में जीडीपी ही होता है, जीडीपी ही होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आप देख लीजिए ना, मान लीजिए कि सरकार को लग रहा है कि यार हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आयात बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिस चीज़ के इंपोर्ट को वो कम करना चाह रही है उस पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देगी। जब इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देगी तो अभी तक वो चीज़ मान लीजिए 100 रुपए की आ रही थी, तो उस समय उस पर टैक्स 10% था, तो वो चीज़ हमें 100 रुपए की पड़ रही थी। सरकार ने कहा कि नहीं, इस पर हम टैक्स 40 रुपए लगाते हैं, तो 30 रुपए उसने बढ़ा दिए। टैक्स पर 10 रुपए तो पहले लग ही रहा था, अब उसने 40 रुपए कर दिए, टोटल 30 रुपए बढ़ा दिए। तो अब वो चीज़ मार्केट में आकर के 130 रुपए की बिकने लगेगी। तो जब 130 रुपए की बिकने लगेगी तो लोग उसे कम खरीदने लगेंगे, जब कम खरीदने लगेंगे तो उस चीज का आयात कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप सरकार को लगता है कि इस चीज का एक्सपोर्ट बढ़ाओ, बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ाओ, तो उस पर वो टैक्स कम कर देगी। तो मान लीजिए कि वो चीज अभी बाहर 100 रुपए में जा रही थी, तो उस समय 10 रुपए सरकार टैक्स करती थी, कहीं कि नहीं अब हम 10 रुपए भी टैक्स नहीं लेते, चलिए हम 2 रुपए टैक्स ले रहे हैं। तब वो चीज़ और ज़्यादा सस्ती हो गई, तो विदेशी मार्केट में वो चीज़ और ज़्यादा सस्ती बिकने लगेगी, तो वहाँ के लोग और ज़्यादा उसे खरीदने लगेंगे। तो अब आप देखिए कि सरकार टैक्स आपको छोटी सी चीज़ दिखाई देती है ऊपर तौर पर, लेकिन उसके जो प्रभाव होते हैं अर्थव्यवस्था पर वो बहुत गहरे होते हैं, और इसे ही कहा जाता है जीडीपी। इसे ही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जीडीपी। तो इस तरीके से सरकार की जो राजकोषीय नीतियाँ होती हैं उसके केंद्र में बेसिकली जीडीपी होता है, और सरकार के ध्यान में ये बात रहती है कि वो जो कदम उठा रही है उस कदम का क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्लियर आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि जब सरकार बजट पेश करती है तो कैसे फटाफट शेयर मार्केट ऊपर चढ़ने लगेगा, गिरने लगेगा, एक एक चीज के पता लगा रेट गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो विजुलाइज कर लेते हैं जो शेयर मार्केट में काम करे, सरकार ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया, इसके बारे में ये पॉलिसी कर दी, तो अब ये उद्योग आगे चल करके बहुत लाभ कमाएगा, या इस उद्योग का लाभ कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ये स्थिति होगी, फटाफट लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उसके आधार पर शेयर के जो रेट हैं वो चढ़ने और गिरने लगते हैं। तो दोस्तों है ना ये मजेदार बात। चलिए मुझे लगता है कि यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अभी मैंने जो आपसे बातें कही कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो आइए अब इसे एक सिस्टम के रूप में देख लेते हैं ना, सिस्टमेटिक तरीके से इसे थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। अभी तो मैंने बिखरी बिखरी थोड़ी सी बातें की हैं वो आपको समझाने के लिए। अब इसे हम अर्थशास्त्र की शब्दावली में या अर्थशास्त्र के तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो राजकोषीय नीति होती है उसका जो सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों वह होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कुल मांग। आर्थिक परिभाषा के अनुसार, अर्थशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार जब हम कुल मांग कहते हैं तो हमारे यहाँ जो कंपनियां काम कर रही हैं उनकी जो डिमांड है प्लस हाउस होल्ड की डिमांड है, गवर्नमेंट, सारी डिमांड, कुल मांग। तो अर्थव्यवस्था की जो कुल मांग है उस मांग को प्रभावित करके आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालना। देखिए शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे जैसे ही आप मांग को प्रभावित कर देते हैं आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने लगती हैं। अगर आप अपने नीतियों से मांग को बढ़ा देंगे, वस्तुओं की मांग को बढ़ा देंगे तो आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। जब आप मांग को घटा देंगे तो आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि अर्थव्यवस्था की कुल मांग को जो राजकोषीय नीति है वो प्रभावित करती है, और प्रभावित करके इस तरह से जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन पर इंपैक्ट डालती है। पहली बात। जो दूसरी बात है वो कैसे राजकोषीय नीति के माध्यम से ऐसा करती है। अब हम खर्च वाले पार्ट पर आ रहे हैं कि सरकार अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे मैंने रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की बात कही, फिर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखा है ना, इसके साथ ही साथ हमने ट्रांसफर ऑफ पेमेंट भी देखा, तो ये व्यय के हिस्से हैं। तो इसके माध्यम से सरकार क्या करती है कि जो इकोनॉमी के एजेंट हैं, इकोनॉमी के एजेंट का मतलब है कि जो
अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं। अरे जैसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक एजेंट है, वो काम करेगा। तो अलग अलग स्वास्थ्य सेवा, इस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंडिचर्स, ये सारे के सारे इन क्षेत्रों में सरकार बकायदे धन का आवंटन करती है। अलॉटमेंट होता है कि इसको हम इतना धन देंगे, इसको हम इतना धन देंगे, या यूं कह लीजिए कि इस क्षेत्र के माध्यम से हम इतना धन खर्च करेंगे। तो उस खर्च के माध्यम से वो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। देखिए, यहां भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना ही है, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। मुझे लगता है कि यहां थोड़ा सा मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने यह फैसला किया कि वो 1 लाख करोड़ रुपए जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसको देगी, 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब आप देखिए कि वो योजना शुरू होती है और ये 1 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो इस बकायदे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम कर रहे हैं, मजदूरों तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने इस योजना के जरिए या इस क्षेत्र में धन का आवंटन करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के भी निम्न आर्थिक वर्ग में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया ना इसके माध्यम से। अब देखिए कि यहां वो सीधे सीधे नहीं बांट रही है कि भैया हम आपके खाते में जो है ना जनधन खाते में भेज रहे हैं पैसा, नहीं, उसके जरिए तो निर्माण होता है ना कुछ वो काम कर रहे हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो अब सरकार बकायदे इनको 1 लाख करोड़ रुपए इस एक्सपेंडिचर के जरिए दे रही है। अब जब ये 1 लाख करोड़ रुपए गांव में लोगों के पास पहुंच गए, तो अब ये गांव के लोग इस धन का क्या करेंगे बताइए? इस धन का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई अपना खाने पीने की चीजें खरीदेगा, कुछ ना कुछ तो उपयोग करेगा ना। खरीदेगा, इसका मतलब ही हुआ कि वो डिमांड करेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि चीजों की वो डिमांड कर रहा है। तो अब आप देखिए कि कैसे सरकार ने एक्सपेंडिचर के जरिए डिमांड क्रिएट की और उस डिमांड के माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित कर दिया। वो आप यूं कह लीजिए कि पॉजिटिव तरीके से भी प्रभावित कर सकती है और निगेटिव तरीके से भी प्रभावित कर सकती है। याद रखिए, सरकार को अगर लगता है कि नहीं हमको प्रभावित नहीं करना है, हमको अपनी डिमांड नहीं बढ़ानी है, तो अपने खर्चे में कटौती कर देगी, टैक्सेस बहुत हाई बढ़ा कर देगी, बहुत टैक्सेस ज़्यादा। जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, पता लगा कि अब वो 150 रुपये की मिल रही है, इस पर टैक्स बढ़ा दिया है। लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया है। बंद तो नहीं करते, कम ही करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए, ये जो पॉइंट है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में और जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट हैं उनके बीच संसाधनों का आवंटन करती, रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, एलोकेट करती है और इस तरह से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि यहाँ 2 चीजें आपके सामने बहुत क्लियर हो गई। पहला तो यह है कि वो कुल मांग को प्रभावित करती है और मांग को प्रभावित करने का आधार एक टैक्सेस का सिस्टम है ही, और इसके बाद मांग को जो प्रभावित करने का दूसरा आधार है वो एक्सपेंडिचर है। उसके जरिए भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, यहां जो मैंने आपसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करने वाली जो राजकोषीय नीतियों की बात की, थोड़ी सी चर्चा मैं जो 2 प्रकार की राजकोषीय नीतियां होती हैं उनके बारे में करना चाहूंगा, और बहुत ही संक्षिप्त में, खासकर इसलिए कि बाय द वे अगर कहीं आपको ये शब्दावली पढ़ने को मिल गई तो आप कम से कम उसे समझ सकें। और ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। 2 प्रकार की राजकोषीय नीतियां। इसमें जो पहली नीति है वह है विस्तार मूलक राजकोषीय नीति। इंग्लिश में है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशन, बढ़ाना, विस्तार करना, आगे बढ़ाना, या यूं कह लीजिए कि फैलाना। जब हम इसे कह रहे हैं फैलाने वाली राजकोषीय नीति, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस तरीके से समझिए। सरकार फैला रही है। किस चीज को फैला रही है? अपने संसाधनों को फैला रही है। सरकार कब ऐसी नीतियां लेकर के आती है? जैसे आपने साइकिल ऑफ इकोनॉमी के तहत देखा है, जो बिजनेस का जो साइकिल होता है, उसमें एक दौर आता है
रिसेशन का दौर है ना, जिसे हम मंदी कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। लेकिन मंदी को आप लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था का तो भट्ठा बैठ जाएगा। आप कल्पना करिए ना, अगर अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया तो आपको नहीं लगता कि सरकार का भी भट्ठा बैठेगा आर्थिक दृष्टि से? भाई उसको पैसा फिर कहाँ से मिलेगा? उसको पैसा तो टैक्स से ही मिलता है ज़्यादातर। अब जब बाजार में मंदी है, रिसेशन है, सामान बिक ही नहीं रहा है, महंगी जो भी स्थिति हो, तो उसको टैक्स भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो कोई भी सरकार होगी तो इसे संभालेगी। तो उसको संभालने के लिए सरकार क्या करेगी कि बकायदे अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, खर्च बढ़ाएगी। खर्च क्यों बढ़ाएगी? ताकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाए, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए। कि सरकार खर्च करेगी तो किसके लिए खर्च करेगी? लोगों तक ही वो पैसा पहुंचेगा, भले डायरेक्ट ना पहुंचे, इनडायरेक्ट पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा लोगों तक। मान लीजिए कि सरकार सीमेंट पर खर्च कर रही है और दूसरी चीज़ों पर खर्च कर रही है, लोहे पर खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब खर्च कर रही है तो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी में मजदूर काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल है, उनके पास जाएगा, फिर सड़कें बन रही हैं, ये मजदूर इसमें काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, तो इस तरह से पब्लिक तक पैसा पहुंच जाता है। तो अब आप यहां देखिए कि जब सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है, यानी कि फैलाती है, एक्सपेंड करती है, तो उसे एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनेगी, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों, इसे हम कहते हैं विस्तार मूलक राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। कुल मिलाकर ये कि सरकार अपने खर्च बढ़ा देती है, एक्सपेंड कर देती है। जो दूसरी पॉलिसी है स्वाभाविक तौर पर इसके बिल्कुल विरोध में है, संकुचन मूलक राजकोषीय नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब सिकुड़ रही है, समेट रही है। इसके बिल्कुल विपरीत वहां हमने रिसेशन की स्थिति देखी थी। अब इकोनॉमी की एक ऐसी स्थिति की इकोनॉमी अपने बूम पर है, खूब उछाल पर है, खूब उछाल पर है। जो रोजगार है वो अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंच गई है, अब मतलब 100% रोजगार की स्थिति है। जो लोगों की जो सैलरी है, जो वेजेस हैं, वस्तुओं के जो मूल्य हैं, वो आप यूँ कह लिए कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि बूम की स्थिति में तो बहुत तेज़ी से सब बढ़ते हैं। तब सरकार को लगता है कि नहीं, अब थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो गति है, ये जो अर्थव्यवस्था की, ये ठीक नहीं है इसकी सेहत के लिए, है ना। तो उसमें सरकार क्या करेगी? सीधी सी बात है कि अपने खर्चों में कटौती कर देगी। जैसे खर्चों में कटौती करेगी, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। अब तो खर्च कर नहीं रही है सरकार, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और फिर जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के रेट हाई कर देगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी तो उससे भी डिमांड कम हो जाएगी। तो अब आप यहाँ देखिए कि पहली स्थिति में जो विस्तार मूलक में क्या है कि वो अपने खर्च बढ़ाती है, और संकुचन मूलक में वो अपने खर्च कम कर देती है। बस ये दो तरह की मूलभूत नीतियां होती हैं। तो दोस्तों, मेरी समझ से यह भी तथ्य आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और देखिए, भले ही शुरू में सुनने में आपको थोड़ी सी चीज़ें जटिल लग रही हों, हालांकि मेरी कोशिश तो यही है कि मैं उदाहरण के माध्यम से आपके सामने बातों को रखूं, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य के साथ सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत आपको कठिनाई महसूस होगी। तो दोस्तों, अब जब हम राजकोषीय नीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करते हैं, तो शुरू में मैंने आपको दो तथ्य बताए हैं। आपको ध्यान होगा कि कैसे वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है, और एग्रीगेट डिमांड को वो टैक्सेस के जरिए बढ़ाती है, और साथ ही साथ अपने एक्सपेंडिचर के जरिए बढ़ाती है। तो आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। इसे आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि अलग से अगर आप इसे टाइटल देना चाहें इस छोटे से हिस्से को, तो आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो एग्रीगेट जो हमारा डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या करती है ना, यानी कि कुल मांग में वृद्धि करने के राजकोषीय उपाय। हालांकि मैं इसके बारे में शुरू में कुछ बातें कर चुका हूं, लेकिन बेहतर होगा कि उसे यहां एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, मैं धीरे धीरे अपनी बात कह रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, या आपके दिमाग का एक अच्छा एक्सरसाइज भी होगा। हालांकि यहाँ जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको इसकी व्याख्या बता चुका हूँ, कर चुका हूँ, राइट। अब देखिए कि मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि सरकार व्यक्तिगत
आय की दरों में कटौती करके व्यक्तिगत आय की दर, जिसे आप इनकम टैक्स कह सकते हैं, व्यक्तिगत आय की दरों में कटौती करके खर्च करने योग्य धन की उपलब्धता को बढ़ा देती है और इसके कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे अब चलिए मैं उदाहरण दे ही देता हूं, आप कहाँ हो सकता है कि परेशान होने लगे और फिर मेरे ऊपर आपको थोड़ी सी नाराजगी भी होने लगे। जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स है दोस्तों, है ना। चलिए इनकम टैक्स की जो भी दर है 30% दर इनकम टैक्स की दर है। मैं 10 लाख रुपए मेरी आय इनकम टैक्स के लिए है, कल कैलकुलेट होती है, तो 30% के रेट से मैं 3 लाख रुपए आय सरकार को दे देता हूं, तो मेरे पास खर्च करने के लिए 7 लाख रुपए बचता है। अब सरकार मेरी व्यक्तिगत आय की दरों में कटौती कर रही है, ठीक। तो अभी तक दर क्या थी? 30%, इसे घटा करके 10% कर देती है। तो पहले मैं दे रहा था 10 लाख के अगेंस्ट में 3 लाख रुपए इनकम टैक्स, अब मैं कितना दूंगा 10% के हिसाब से? 1 लाख रुपए। पहले मेरे पास खर्च करने के लिए बचते थे 7 लाख रुपए, अब जबकि दर में कमी कर दी गई है तो मेरे पास कितने बच रहे हैं? 9 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, तो मेरे पास 2 लाख रुपए पहले की तुलना में ज्यादा बच गए, 9 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए मेरे बचे हैं, सामान्यतया यहां जो हम बात कर रहे हैं इसे मैं खर्च करूंगा, या आप चलिए अकाउंट में भी अगर मैं बैंक में भी डाल दूंगा तो वो पैसा फिर अलग अलग सोर्सेज से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। उसके बारे में भी आप जानते हैं, जो हमने साइकिल की बात की थी, है ना, इनकम फ्लो में आपने देखा है इसे। तो इस तरह से आप देखिए कि ऐसे व्यक्तिगत दरों में कटौती करके और बाकायदे उसने मेरे हाथ में पैसा बढ़ा दिया और खर्च करने की स्थिति बढ़ा दी, मेरी परचेसिंग पावर बढ़ा दी, और इससे मैं वस्तुओं की मांग बढ़ा दूंगा। ठीक इसी तरह से आप देखिए कि जो कारपोरेट टैक्स है, कारपोरेट टैक्स में भी यही है कि सरकार ने कंपनी के टैक्स में कटौती कर दी। अभी तक मान लीजिए कि वो 40% थी, सरकार ने उसे घटा करके 25% कर दिया, इससे 15% की बचत हो गई बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो कंपनियों को बहुत सारा पैसा बचने लगा। अब वो कंपनियां इस पैसे का क्या करेंगी? मतलब उम्मीद यही किया जाता है कि भाई इसकी वजह से वो बाकायदे पूंजीगत व्यय करेंगे, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी, अपना उत्पादन बढ़ाएंगी, कंपनी को फैक्ट्री को एक्सपेंड करेंगी, नया उद्योग लगाएंगी। सामान्य तौर पर यही माना जाता है। तो वहां भी देखिए आप फिर से एक डिमांड जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी वगैरह में बाकायदे अगर उसमें सरकार कटौती करती है, तो जब टैक्सेस में कटौती हो जाएगी तो वस्तुओं के मूल्य कम हो जाएंगे। जब वस्तुओं के मूल्य कम हो जाएंगे तो लोगों की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सैलरी तो हमारी वही होगी, लेकिन हम उतने ही सैलरी से अब ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, क्योंकि अब वस्तुएं सस्ती हो गई, तो डिमांड बढ़ जाएगी उससे। दोस्तों इसी तरीके से ट्रांसफ़र पेमेंट में वृद्धि करके मैंने आपको बताया कि सरकार जो सोशल वेलफेयर के जो कार्यक्रम वगैरह चलाती है, उस सरकार को लग रहा है कि अभी तो इस पर वो 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चलो अब इस पर हम 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर वो मार्केट में पैसा पंप कर देती है। इसी तरह से आधारभूत संरचनाओं में व्यय बढ़ा करके, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सरकार बाकायदे जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टिमुलेट कर देती है, उसको प्रोत्साहित कर देती है, उसे प्रेरित कर देती है, और अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ जाती है। अगर वो सुस्ती में है तो, नहीं तो अगर ठीक ठाक चल रही है तो ठीक है, सरकार अपने ढंग से नीतियां बनाती है, देखती है कि अब उसके अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या है। ठीक वैसे ही जैसे कि डॉक्टर अपने पेशेंट की कंडीशन देखता है और उसके आधार पर उसको फिर देता है कि अब इसको कितना विटामिन प्रोटीन देना है, या फिर ऐसे ही हल्की फुल्की दवाइयों से काम चल जाएगा, या कि क्या करना होगा वो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो सरकार भी लगभग वही करती है। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आपको बहुत समझ में आ रही होंगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसमें बात करूंगा। अब मैं इसके लास्ट स्टेज पर आता हूं दोस्तों, और ये जो लास्ट स्टेज है ये फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आइए दोनों के रिलेशन को हम अब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। आप फिजिकल पॉलिसी के बारे में जानते हैं, आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सच पूछिए तो इन दोनों का जो उद्देश्य होता है वो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालना ही होता है, लेकिन इन दोनों के जो टूल्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि जो उपकरण हैं वो अलग अलग हैं। राजकोषीय नीति के उपकरण क्या हैं वो आप देख चुके हैं, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स वो देख चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के पास क्या उपकरण है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या उपकरण है? यह मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आती है।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो टूल्स हैं इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की, या यूं कह लीजिए इकोनॉमी को प्रभावित करने की, तो वह है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति के बारे में आप जानते हैं, यानी यहां मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। देखिए, मौद्रिक नीति में बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत ही ले शब्दावली, मतलब बहुत ही सामान्य सी शब्दावली में मैं यहां बता रहा हूं कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे तो ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। मान लीजिए कि अभी तक आप बैंक से जाकर के 10% वार्षिक ब्याज पर कर्जा ले सकते थे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं, लोगों को कर्ज लेने से हतोत्साहित करना चाहिए। क्यों हतोत्साहित करना चाहिए? इसलिए कि बाजार में मुद्रा का प्रसार काफी हो गया है, मनी सप्लाई काफी हो गई है। उस मनी सप्लाई को वापस लिया जाए, कम किया जाए। और मनी सप्लाई का कैसे सीधे सीधे इन्फ्लेशन से संबंध होता है, ये आप बकायदे जानते हैं। मुद्रा अवमूल्यन जो होती है, महंगाई, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में आप सुन चुके हैं, लेक्चर में सुन चुके हैं। ठीक है, तो जब बैंक ब्याज दर जब बढ़ गई, उसने 10% को बढ़ा करके 12% कर दिया, तो लोगों ने कर्ज लेना कम कर दिया। जब कर्ज लेना कम कर दिया तो उनके हाथ में धन कम आने लगा, तो बाजार में मुद्रा की सप्लाई कम हो गई, उनकी क्रय शक्ति कम हो गई। देखिए, जब हम डिमांड की बात करते हैं ना, डिमांड पर प्रभाव डालने की, तो उसका संबंध ही केवल लोगों की परचेजिंग पावर से है। और परचेजिंग पावर का सीधा संबंध इस बात से है कि उनके पास धन कितना है, उनके हाथ में धन कितना है, उनके पॉकेट में कितना पैसा है। तो बकायदे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक रेट को बढ़ा करके, बैंक रेट को कम करके, उसको लगता है कि नहीं, मार्केट में डिमांड को बढ़ाना है, वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाना है, तो बैंक रेट कम कर देगी, ब्याज दर कम कर देगी। जब ब्याज दर कम कर लेगी तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो ब्याज दर कम हो गया, तो चलो बाइक खरीद लो क्योंकि उस पर ब्याज कम देना पड़ेगा, घर खरीद लो उस पर कम ब्याज देना पड़ेगा, अभी अच्छा मौका है, तो मांग जनरेट हो गई ना। तो इस तरह से वो अलग अलग अपने जो रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है ना, इनके जरिए वो बकायदे आप देखिए कि मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करती है। इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, तो ये भी प्रभाव डालती है। लेकिन यहां हमें एक बात समझनी पड़ेगी, और वो ये दोस्तों कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी एक सीमा है, वो एक लिमिट तक ही उसे प्रभावित कर सकती, उसे यानी कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। और अगर आप बहुत ही सटीक शब्दावली में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को एक सीमा तक प्रभावित कर सकती है, उससे अधिक नहीं। उसकी बहुत ही लिमिटेशन है। तो ये जो लिमिटेशन है, आइए देखें कि उसकी दो सबसे बड़ी लिमिटेशन कौन कौन सी है। ठीक है, उसने अपने ब्याज दर बढ़ा करके, घटा करके, और अपने पास जो बैंकों का वो धन रखती है उसकी मात्रा कम अधिक करके उसने थोड़ा बहुत मुद्रा प्रसार को नियंत्रित कर दिया, कम या अधिक कर दिया। लेकिन ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपका बैंक में 5 लाख रुपए जमा है, किसी बैंक में अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है, तो क्या इस 5 लाख रुपए पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकती। आप जब मन चाहे आप उस पैसे को निकाल लीजिए और खर्च कर दीजिए। तो आप उस बैंक, अगर उस पैसे को खर्च कर रहे हैं तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति तो बढ़ गई ना, उसके बारे में रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता। तो यहां लिमिटेशन दिखाई देगी आपको। दूसरा यह है कि जो बैंकों के पास अपना पैसा रखा हुआ है, चलिए उन्होंने रिजर्व बैंक के पास जो भी वैधानिक रूप से रखना था वो रख दिया, बाकी पैसा तो उनके पास है, तो उसको तो रिजर्व बैंक नहीं कह रही है कि भैया तुम देखो अब किसी को भी ऋण नहीं दोगे। तो जो रिजर्व बैंक है, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका इन दो बातों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पहला यह है कि जो हाउस होल्ड है, बैंक में उन्होंने जो धन जमा किया हुआ है, उसके बारे में वो कोई निर्णय नहीं लेता है, उसको उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से बैंकों के पास जो अपने धन है उस पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो इसलिए जो मौद्रिक नीति है, तो मांग को प्रभावित करने की उसकी जो क्षमता है वो दोस्तों काफी सीमित है। राजकोषीय नीति की तुलना में तो वो बहुत सीमित है। और मजेदार बात यह है कि कहीं कहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल पंगु हो जाती है, कुछ करने की स्थिति में ही नहीं रहती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन राजकोषीय नीति कर सकती है। इस मायने में राजकोषीय नीति ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा पावरफुल है।
अभी जो मैंने बात कही कि कहीं कहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल पंगु जैसी हो जाती है, तो आइए इसको एक उदाहरण के जरिए एक समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इन्फ्लेशन आप जानते हैं, है ना, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई बढ़ रही है और मुद्रा की कीमत कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के विपरीत एक शब्द है डिफ्लेशन। इसके बारे में भी आप जानते हैं, इन्फ्लेशन वाले लेक्चर में आपने सुना है। डिफ्लेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपस्फीति, यह महंगाई के बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है। इन्फ्लेशन के बिल्कुल विपरीत है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और डिफ्लेशन में वस्तुओं की कीमतें कम होती चली जाती हैं। राइट। आइए अब इसको हम राजकोषीय नीति और जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके संदर्भ में देखते हैं। वस्तुओं की कीमत जब कम होती चली जा रही है, जैसे मान लीजिए कि आप पूछने गए कि भैया ये मकान कितने का है बिल्डर से, तो उसने कहा कि 25 लाख रुपए का है। एक महीने के बाद आप फिर पूछने गए कि भैया अब कितने का है, तो कहेगा ये अब 23 लाख रुपए का है। अब तब आप सोचेंगे यार ये तो 2 लाख रुपए कम हो गए, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर अगले महीने पूछने गए तो कह रहा कि ये 21 लाख रुपए का है। अरे बाप रे, ये 2 लाख रुपए फिर कम हो गए। तो बताइए आप क्या निर्णय लेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि नहीं भैया अभी रुक जाओ, ये तो चीज़ें इसके रेट गिर रहे हैं तो अगले महीने और कम हो सकते हैं। और सच में जब आप अगले महीने पूछने चले गए तो वो कह रहे कि हम 20 लाख रुपए में दे देंगे, ले ले। तो वो आप देखिए कि जब वस्तुओं की कीमतें, इससे सिद्ध हो रहा है कि जब लगातार गिरती चली जाती है तो जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो वेट करता है, वो चीज़ें खरीदता नहीं है हड़बड़ा करके। ये एक सिचुएशन आ गई, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन, अपस्फीति। तो दोस्तों जब ऐसी स्थिति आ रही है तो अब आप देखिए कि लोग वेट कर रहे हैं कि अभी वस्तु की कीमत कम होगी, वस्तु की कीमत कम होगी, तो मांग और कम होती चली जा रही है। और जब मांग कम होती चली जा रही है तो सीधी सी बात है कि रेट सच में और कम होते ही चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आइए हम इन दोनों नीतियों को देखते हैं। फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती है? मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा सकती है, और वो भी अपने टूल्स के जरिए। उसमें सबसे बड़ा टूल्स उसका ब्याज दर है। अब रिजर्व बैंक क्या सोच रही है कि जब डिमांड कम होगी तो कम होने के लिए सरकार क्या करती है या कोई भी क्या नीति उठाए, भाई इसीलिए लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं है, यही माना जाता है ना। और रिजर्व बैंक तो केवल पैसे के टर्म में सोच सकती है, दूसरा तो उसके पास कोई टूल्स है ही नहीं। तो अब उसके पास एक ही टूल्स है कि भाई अगर लोगों तक पैसा पहुंचा दिया जाए, उनको धन दे दिया जाए, तो वो लोग डिमांड करने लगेंगे। हम यही तो समझते हैं अर्थशास्त्र में। तो अब वो कहती कि ठीक है हम ऐसा करते हैं। तो रिजर्व बैंक लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए किस नीति का सहारा लेगी? कि ब्याज दर कम कर दिया जाए। ठीक है, अब वो ब्याज दर कम कर देती है। अभी तक उसका ब्याज दर मान लीजिए कि 8% था, फिर 5% कर दिया, फिर 4% कर दिया। लेकिन लोग कर्ज लेंगे क्यों? क्योंकि लोगों को तो लग रहा है कि भैया रेट कम होते जा रहे हैं, रेट कम होते जा रहे हैं, हमको कुछ खरीदना ही नहीं है, तो क्यों कर्जा लेंगे बैंक से। चलिए रिजर्व बैंक कहां तक ब्याज कम कर सकती है? 0%। भैया बिना ब्याज के आप पैसा लो और खर्च करो, इस पर आपको कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा। क्या लोग ले लेंगे ब्याज बैंक में जाकर के? क्या करेंगे बैंक में से पैसा लेकर के? क्योंकि उन्हें तो चीज खरीदनी ही नहीं है ना। तो अब आप यहां देखिए कि डिफ्लेशन की सिचुएशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पंगु हो गई है, उसका कोई रोल नहीं रह गया है, क्योंकि लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब क्या किया जाए? ये बहुत गंभीर संकट होता है दोस्तों। ऐसे समय में फिर सरकार सामने आती है। सरकार, अब सरकार क्या करेगी? सरकार बहुत पावरफुल है, उसकी राजकोषीय नीति में बहुत ताकत है। अब वो कहेगी कि नहीं हम संभालते हैं, और वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी एक्सपेंडिचर को? देखिए सीधे सीधे पैसा दे देने से बात नहीं बनेगी। एक्सपेंडिचर को बढ़ा इस तरीके से बढ़ाएगी कि डिमांड जनरेट हो, क्योंकि प्रॉब्लम यहां डिमांड की है ना, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड की मेन प्रॉब्लम है। लोगों के पास पैसा है लेकिन वो डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेट गिरते चले जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वो कहते हैं कि नहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर हम खूब डेवलप करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, खूब इस तरह की बिल्डिंग्स बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने लग गई है, अब वो पैसा मार्केट में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं तो आप डिमांड जनरेट कर रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि जब एक बिल्डिंग बन रही है या पुल बन रहा है
तो सीमेंट की डिमांड आ गई है, लोहे की डिमांड आ गई है, मिट्टी की डिमांड आ गई है, गिट्टी की डिमांड आ गई है, लेबर की डिमांड आ गई है, उसके लिए प्रोफेशनल्स लोग भी चाहिए, इतनी सारी डिमांड आ गई ना। तो जिस सीमेंट की कीमत, जिस आयरन की कीमत, लोहे की छड़ की कीमत, इन सब की लगातार नीचे गिरती 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 चली जा रही थी। अब सरकार कह रही कि ठीक है, आप पब्लिक डिमांड नहीं कर रहे, हम डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार ने एक सहारा दे दिया। तो एक जो आदमी लगातार डूबता चला जा रहा था, जिसके पैर के नीचे कोई सहारा नहीं था, तो उसके नीचे सरकार ने अपना एक सहारा दे दिया। ठीक है, अब भैया तुम इससे नीचे नहीं डूबोगे। अब धीरे 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 वो व्यक्ति जो डूब रहा था, उसको सहारा मिल गया, वो धीरे धीरे पानी से बाहर निकलना शुरू करेगा, क्योंकि उसे सहारा मिल गया। और धीरे धीरे डिमांड जनरेट होती चली जा रही है। और जब धीरे धीरे डिमांड जनरेट होती चली जाएगी, तो अब जो गिरते हुए रेट थे वो थम जाएंगे। वो थम जाएंगे, गिरते हुए रेट रुक जाएंगे। पहले धीरे से रुकेंगे और इसके बाद उनके रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेट बढ़ेंगे। अब पब्लिक को लगेगा कि अरे बाप रे, ये जो 25 लाख रुपए का मकान किसी समय मिल रहा था मुझे, ये गिर करके 18 लाख रुपए तक हो गया था, मैंने नहीं लिया। लेकिन फिर जब वो पूछने जाता है तो वो कहता है कि भैया ये मकान अब 19 लाख रुपए का है। तो चौंकेगा, भैया ये 18 लाख का था तो ये 19 लाख का कैसे हो गया। अब उसको लगेगा कि भैया या तो मैं 19 लाख का ले लूं, नहीं तो पता लगेगा कि फिर से वो 20 लाख का हो गया। चलिए, अभी वो नहीं लेता है, तो फिर कुछ दिनों के बाद गया, 2-3 महीने के बाद, तो कह रहा है कि भैया ये तो 20 लाख का हो गया। तो कहेगा कि नहीं नहीं भैया अब ले लो, क्योंकि रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से देखिए कि यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की नीति अपनाई और इसके माध्यम से जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, तब बकायदे जो डिफ्लेशन की स्थिति थी वो संभल गई और अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो गया। तो यहां देखिए कि राजकोषीय नीति का क्या इंपैक्ट रहा और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट रहा। तो दोस्तों, इसीलिए अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो सरकार होती है, उन्हें आपस में मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ये विपरीत विपरीत दिशा में चले या अपने अपने ढंग से ये नीतियां बनाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट फिर अर्थव्यवस्था पर वह नहीं पड़ेगा जो इनफैक्ट दोनों के मिलकर चलने से पड़ सकता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इस उदाहरण से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की जो लिमिटेशन है और जो फिजिकल पॉलिसी की जो ताकत है वो बहुत स्पष्ट हो गई होगी और आपको इस बात की भी जानकारी मिल गई होगी कि क्यों दोनों को मिलकर अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करनी चाहिए और नीतियां बनानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ इसी संदर्भ में मैं आपको 2 शब्दों से परिचित कराना चाहूँगा। स्पेशली ये शब्द हैं स्टिमुलस पैकेज और इकोनॉमिक पैकेज। दरअसल जब आप फिजिकल पॉलिसी पर कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे या कोई लेसन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है कि इन दोनों शब्दों से आपकी मुलाकात हो। तो आइए थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं। सच बात यह है फ्रेंड्स कि सन 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के आतंक से जूझ रही थी, उस समय पूरी दुनिया के इकोनॉमी में आप कह लीजिए कि ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। अब आप देखिए, अगर आप भारत के संदर्भ में ही बात करें तो भारत में लगभग 2.25 महीने का राष्ट्रीय लॉकडाउन रहा। राष्ट्रीय लॉकडाउन मतलब सब कुछ बंद, पूरे देश में कर्फ्यू लग गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जीरो हो गई। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जीरो हो जाएंगी तो आप कल्पना करके देखिए कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी। चाहे वो बड़े उद्योग हों, मध्यम दर्जे के उद्योग हों, दुकानदार हों, सभी चीजें बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त होती चली गई। अब क्या किया जाए? तो केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी इसी समय स्टिमुलेट पैकेज की घोषणा की, जिसे आप इकोनॉमिक पैकेज भी कह सकते हैं। किसी ने अपने जीडीपी का 10% घोषित किया, किसी ने 15% घोषित किया और भारत ने अपने जीडीपी का 10% इकोनॉमिक पैकेज के रूप में घोषित किया। दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक पैकेज शब्द है, देखिए इसे हिंदी में अनुवाद किया गया भारत के संदर्भ में आर्थिक राहत। पैकेज को राहत कहा गया। अदरवाइज जो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के फील्ड में स्टिमुलस पैकेज के नाम से ही पॉपुलर है।
जो स्टिमुलस है, इसका मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है सक्रिय करना, उत्तेजित करना। अब आप देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुस्त पड़ गई है, निष्क्रिय सी हो गई है, उसमें कोई एक्टिविटीज नहीं रह गई है। तो अब हमें अपने इस बीमार अर्थव्यवस्था को, या यूं कह लीजिए कि मरणासन अवस्था में पहुंच गई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, सक्रिय करना है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जीरो हो जाएं, या उसकी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो लगातार डाउन नीचे की तरफ जाने लगे, तो वह सिस्टम कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा? तो इसीलिए जब भी अर्थव्यवस्था की बुरी हालतें होती हैं तो हर सरकार की ये कोशिश होती है, और ये होना भी चाहिए, कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सक्रिय करे। और इनफैक्ट जो स्टिमुलस पैकेज है या जो इकोनॉमिक पैकेज है, वो सरकार के द्वारा घोषित अर्थनीति होती है, आर्थिक सहायता होती है, आप कह लीजिए आर्थिक राहत होती है, आप कह सकते हैं। सरकार की कोशिश होती है कि वो किसी भी स्थिति में जो उसके लोग हैं उनकी परचेसिंग पावर को बढ़ाए, उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करे। और क्रय शक्ति में वृद्धि कैसे होगी? सीधी सी बात है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाया जाए, धन पहुंचाया जाए, ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। और जब डिमांड क्रिएट होगी तो सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। अभी चूंकि एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो लोगों के पास अब पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? तो इनफैक्ट जो स्टिमुलस पैकेज है या इकोनॉमिक पैकेज है, वो सरकार के द्वारा घोषित ऐसी आर्थिक नीतियों को हम कहते हैं, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो सुस्त अर्थव्यवस्था है, जो निष्क्रिय सी हो गई अर्थव्यवस्था है, उसमें फिर से जान आ सके। फ्रेंड्स, तो इसके लिए सरकार करेगी क्या, कैसे इसको करती है? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के बारे में बता चुका हूँ। इसी तरह से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है, और जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है इसे गवर्नमेंट लेकर के आती है, जो है। और एक जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे संदर्भ में, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि उस देश की जो उसका देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो जनरली लेकर आता है। फ्रेंड्स, सामान्यतया जब भी ऐसी स्थिति आती है इकोनॉमिक पैकेज की या स्टिमुलस पैकेज की, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार कह लीजिए, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। देखिए, सामान्यतया शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, आदर्श स्थिति यही होती है कि दोनों मिलकर काम करें। इसमें जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है, इसके बारे में आप पहले से जान चुके हैं, लेकिन आइए यहाँ एक बार उन्हें फिर से देख लेंगे तो शायद चीज़ें और भी ज़्यादा आपके दिमाग में गहरे रूप में स्थापित हो जाएंगी। देखिए, दो उद्देश्य क्या है? लोगों के पास पैसा पहुंचे, लोगों के हाथ में पैसा रहे। अब ये दो तरीके से रह सकता है। पहली बात तो यह कि उनके पास जो ऑलरेडी पैसा है उसको आप बना रहने दें, यानी कि सरकार उसको न ले। तो सरकार उसको न ले, इसके लिए सरकार कुछ नीतियां घोषित कर सकती है। जैसे सरकार टैक्स के जरिए बहुत से पैसे लोगों से ले लेती है, तो सरकार अपने टैक्स में कटौती करना शुरू करेगी। जब टैक्स में कटौती कर देगी तो उतना पैसा जो टैक्स से सरकार के पास जाता, वो लोगों के पास रह जाएगा। इसी तरह से जो बजट डेफिसिट होता है, सरकार उसे बढ़ा देती है। बजट डेफिसिट का आप मतलब जानते हैं कि सरकार जितना कमाएगी उससे ज़्यादा खर्च करेगी, और काफ़ी खर्च करेगी। जब सरकार खर्च करेगी तो वो पैसा भी लोगों के पास पहुंचेगा। ठीक इसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट, सरकार उसको बढ़ा देगी, सब्सिडी बढ़ा देगी। जो वेलफेयर के दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ज़्यादा खर्च करने लगेगी, तो उससे भी लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा धन पहुंचने लगेगा। और इसी तरह से सरकार अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, अपने जो खर्चे हैं, जैसे मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें तेज कर देगी। तो जैसे ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ तेज होंगी तो उससे रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री हैं उनमें जान आ जाएगी, लोगों को काम मिलने लगेगा। तो इस तरीके से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचने लगेगा। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो मैंने आपको अभी इंस्ट्रूमेंट बताए, टूल्स बताए हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के, जरूरी नहीं है कि सबका इस्तेमाल करें। कुछ का इस्तेमाल कर सकती है, एक दो का इस्तेमाल करते हैं। सरकार को जैसा भी लगता है कि ये किया जाना चाहिए तो सरकार वैसा करती है। फ्रेंड्स, इसी तरह से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आती है, और इसका भी जो उद्देश्य है वो बेसिकली मार्केट में करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देना है।
यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा दिया जाए। अब ये मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाती कैसे है, इसके बारे में भी आप जान चुके हैं, लेकिन आइए यहाँ दोहरा लेते हैं उसे ही। सपोज वो सोचती है आरबीआई कि हमारे जो बैंक की ब्याज दर है जो वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और अगर हम ब्याज दर को थोड़ा कम कर दें तो लोग बैंक से लेने लगेंगे, कर्ज लेने लगेंगे। अगर बैंक से निकल करके कर्ज लोगों के हाथ में पहुंचेगा तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसके लिए वो रेपो रेट को घटा सकती है। ठीक इसी तरह से उसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी लोगों तक पहुंचाई जाए, तो वो बाकायदे सीआरआर हैं और जो एसएलआर है इसको भी कम कर सकती है। तो जब इनको कम कर दिया जाएगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा लोगों को ऋण देने के लिए, तो वो भी पैसा फिर लोगों तक पहुंचने की संभावना बन जाएगी। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए टूल्स है दोस्तों, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए। देखिए इसमें होता क्या है, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक है वो प्रतिभूतियां खरीदनी शुरू कर देगी। बाजार में जो सिक्योरिटीज़ हैं उन सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू कर देगी। जब वो सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू करेगी तो देखिए सिक्योरिटीज़ के बदले में अब वो करेंसी दे रही है ना, तो करेंसी भी बाजार में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसे क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहा जाता है, और यह शब्द भी आपको अखबारों में बाकायदे पढ़ने को मिलेगा। मतलब यह हुआ कि जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए प्रतिभूतियों को खरीदकर मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करती है, तो इसे ही हम क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए शब्द से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटी शब्द से बना है। क्वांटिटी का अर्थ है मात्रा, राइट, और ईजिंग इजी शब्द से बना है, यानी कि आसान बनाना, सरल बनाना। तो यहाँ जो क्वांटिटेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है क्वांटिटी से, तो उसका संबंध मनी से है, और जो ईजिंग है उसको आप सप्लाई से जोड़कर देख सकते हैं। यानी कि मार्केट में जो मनी की पोजीशन है, जो उसकी मात्रा है, करेंसी की मात्रा, उसको आसान बना देना, सरल बना देना, यानी कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना। तो इसीलिए इसे कहा गया है, इस प्रक्रिया को आप कह लीजिए क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो दोस्तों ये 2-3 टूल्स मैंने आपको एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में बताए हैं। रिजर्व बैंक के साथ भी यही है कि इसमें से वो एक टूल्स का इस्तेमाल करे, 2 का करे, सबका करे, वो उसके ऊपर है कि उस समय वो क्या समझती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ फिर से बताना चाहूँगा कि बेहतर है कि ये जो दोनों जो संस्थान हैं, हमारे सरकार और सेंट्रल बैंक, हमारे संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों अगर मिलकर के एक दिशा में काम करती है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर होता है, और इस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था लगातार डूबने की ओर जा रही है वो फिर से उबरने लगती है धीरे 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 धीरे, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ गया है, और लोगों के हाथ में भेजे गए इस पैसे से संबंधित नीति को ही कह लें, जिस तरीके से लोगों के हाथ में पैसा पहुँचाया जा रहा है उसे ही हम इकोनॉमिक पैकेज कहते हैं या स्टिमुलस पैकेज कहते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि व्यावहारिक रूप से इसे भी जान लेना थोड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली उपयोगी होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि राजकोषीय नीति के बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने बातें कर ली हैं, और आपको डेफिनेटली यह तथ्य समझ में भी आ गया होगा, और आपको काफ़ी कुछ मज़ा भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।